सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज आपके सामने फिर एक बार लाइव आया हूं और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आया हूं। जिस प्रकार से आज दिन में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी और भाजपा सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ऋषिकेश मेयर चुनाव में कूद पड़े थे और आज उन्होंने ऋषिकेश में एक जनसभा को भी संबोधित किया। मैं इस वीडियो के माध्यम से ऋषिकेश चुनाव पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि ऋषिकेश मेयर चुनाव किस मोड़ पर है और ऋषिकेश मेयर चुनाव में जो इतना घमासान जो हुआ है वो क्यों हुआ है। आज मैं बात करना चाहूँगा, जो मैंने टैगलाइन भी डाली है, कि बिहार से शंभू पासवान को लाकर भाजपा सोने का अंडा देने वाली जो मुर्गी है उसके रूप में उस व्यक्ति को देख रहे हैं। उसको जिताकर चारों धाम का जो हमारा प्रवेश द्वार है ऋषिकेश जैसी जगह, उस व्यक्ति को, जिसे भाजपा सोने के अंडा देने वाली मुर्गी के रूप में देख रहे हैं, कि उस द्वार पर बिठाएंगे जहां से चारों धामों के लिए रास्ते खुलते हैं, जहां से यहां के लिए द्वार खुलते हैं। वो इसलिए कह रहा हूं कि आज मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का संबोधन जो ऋषिकेश में उन्होंने दिया उसको सुन रहा था। बड़ा अचंभित हुआ वो सुनकर। उन्होंने कहा कि आप भाजपा के अलावा किसी और को जिता दोगे तो काम कैसे होंगे। तो मुझे लगता है या तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने लोकतंत्र को नहीं पढ़ा है, या उन्होंने राजनीति विज्ञान को नहीं पढ़ा है, या वो खुद इतने कमजोर घुड़सवार है कि उन्हें ये पता नहीं है कि जब घोड़े के ऊपर बैठा जाता है किस प्रकार से घोड़े की लगाम को खींचा जाता है, किस प्रकार से घोड़े को चलाया जाता है। मैं सुन रहा था, पुष्कर धामी जी मंच से कह रहे थे कि उनकी सरकार ने नकल रोधी कानून लाया और 100 लोगों को जेल भिजाया। मैं ये चुनौती माननीय पुष्कर सिंह धामी, भाजपा के प्रवक्ता, उनके विधायक, उनके मंत्रियों को कहता हूं, उनके एक एक कार्यकर्ताओं को ये चुनौती देता हूं कि वो ये रिकॉर्ड लाएं कि नकल रोधी कानून बनने के बाद कोई जेल गया। आप ये रिकॉर्ड खंगाल कर लाएं कि जब नकल रोधी कानून आया उसके बाद आपने नकल रोधी कानून के तहत किसी भी नकल माफिया को जेल भेजा। आप ये रिकॉर्ड लाइए। और अगर नहीं ला पाए तो प्रदेश के युवाओं को आह्वान करना चाहता हूं कि इस प्रकार से ये आपको और आपके परिजनों को गुमराह करते रहेंगे। आप सब युवाओं को पता है कि जब 100 लोगों को जेल जाने की बारी आई तो ये युवाओं का संघर्ष था, और जब तक इनका नकल रोधी कानून बना उससे पहले ये 100 लोग जेल जा चुके थे। आप एक ऐसा एकमात्र उदाहरण मैं कहूंगा, एकमात्र एग्जाम्पल आप ऐसा बता दीजिए कि जिसको नकल रोधी कानून के तहत जेल हुई हो। आपने तो नकल रोधी कानून लाने के बाद नकल माफिया छोड़िए, एक बड़कोट के अरुण जो छात्र था उस पर नकल रोधी कानून लगाने का आरोप, उस पर मुकदमा दर्ज कराया, जबकि उसने ये कहा कि मेरे पेपर की सील फटी हुई थी। तो धामी जी, ये खोखले भाषण जो मैं सुन रहा हूं, लगातार आप देख रहे हैं कि जिस भी मंच पे जाओ, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, तमाम प्रकार के जो निकाय चुनाव है, हर जगह नकल रोधी कानून की बातें हो रही है। अरे ये भी तो कहिए कि नकल रोधी कानून आने के बाद एक भी नकल माफिया जेल नहीं गया है, एक भी नकल माफिया पर अभी तक नकल रोधी कानून के तहत कार्रवाई नहीं हुई है। इस सच्चाई को क्यों छुपा रहे हो? इस सच्चाई को जनता के सामने क्यों नहीं रख रहे हो? ये सच्चाई युवाओं को सामने रखनी पड़ेगी, युवाओं को अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों के सामने रखनी पड़ेगी कि सच्चाई ये है, नकल रोधी कानून आने के बाद से एक भी नकल माफिया जेल नहीं गया है। वो तो युवाओं का संघर्ष मानो कि युवाओं ने नकल रोधी कानून आने से पहले 100 लोगों को जेल भिजवा दिया था, और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आप अनेकों मंचों पर जाकर इस बात को कह रहे हैं। तो मैं चुनौती देता हूं धामी जी, अगर आप फेस करना चाहते हैं आप आइए,
आप किसी प्रवक्ता को भेजना चाहते हैं, प्रवक्ता को भेजिए। आपका कोई विधायक, आपका मंत्री फेस हमें करना चाहता है, आप आइए और वो एकमात्र एक ऐसा उदाहरण ले आइए जो नकल रोधी कानून लागू होने के बाद जेल गया हो, कोई नकल माफिया। बड़ी बड़ी बातें करने से इस प्रदेश का विकास नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें करने से अब हम चुनाव नहीं जीतने देंगे। आपने बड़ी बड़ी बातें करी और अपने मंत्रालय में क्या चल रहा है, आपके विधायक क्या कर रहे हैं, आपके पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं, उस पर आपका ध्यान नहीं है। आपके कितने काले कारनामे हैं, आप अपने लंगोटी यार जो भ्रष्टाचार में, अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, उनको हमेशा बचाने का काम कर रहे हैं, उसका कुछ नहीं है। आज आपके ही साथ ऋषिकेश जनसभा को संबोधित कर रहे आपके प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट क्या कह रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, शंभू पासवान के पक्ष में मतदान करने के लिए कह रहे थे। तो ऋषिकेश की जनता को मैं बताना चाहूंगा, चमोली की जनता को बताना चाहूंगा और उत्तराखंड की जनता को बताना चाहूंगा कि महेंद्र भट्ट, वो महेंद्र भट्ट जिसने अपने भाई को विधानसभा के अंदर तदर्थ नियुक्ति के माध्यम से लगाया था, तदर्थ नियुक्ति वाले जब और लोग हट सकते हैं तो महेंद्र भट्ट का भाई क्यों नहीं हटा? इसका जवाब क्या महेंद्र भट्ट जी के पास है? अभी कुछ दिन पूर्व ऋषिकेश में एक मामला हुआ कि प्रेमचंद्र अग्रवाल के लड़के ने अवैध तरीके से कुछ हरे पेड़ काटकर अपना रिजॉर्ट बनाना चाहा या उसमें वो चीजें हुई। पर प्रदेश वासियों को यह समझना पड़ेगा, और जहां से महेंद्र भट्ट जी आते हैं चमोली से, उन्हें यह समझना पड़ेगा और ऋषिकेश वासियों को यह समझना पड़ेगा कि वो रिजॉर्ट जो बन रहा था, जिसके लिए पेड़ काटे गए, जिसके लगभग 200 गज की जो भूमि है वो राजस्व की है और हो सकता है वन भूमि भी अलग से हो, वो उस रिजॉर्ट में प्रेमचंद्र अग्रवाल के लड़के के तो केवल कुछ शेयर है, पर वो रिजॉर्ट वास्तव में मालिकाना हक किसका है? महेंद्र भट्ट जी का है। आपको यह समझना पड़ेगा कि आपको आपस में लड़ाकर, ये बड़ी बड़ी बातें कर कर, मीठी चुपली बातें कर कर वोट को डाइवर्ट करेंगे, परंतु आपको यह समझना पड़ेगा कि वो खेला प्रेमचंद्र अग्रवाल जी के साथ मिलकर, उनका शेयर भी लगाकर और अपना मालिकाना हक लगाकर, अपने शेयर लगाकर आप इस प्रकार से व्यवसाय कर रहे हैं। और तीसरी बात, पुष्कर धामी जी को मैंने कह दिया, अगर हिम्मत हो तो जरूर किसी प्रवक्ता या किसी अपने विधायक, मंत्री या खुद आकर इस बात को तथ्यों के साथ लाना कि नकल रोधी कानून आने के बाद किसी पर नकल रोधी कानून के तहत मुकदमा हुआ हो, कोई जेल गया हो। दूसरी बात यह है कि जिस प्रेमचंद्र अग्रवाल की बात की जा रही है, जो लगातार वहां से कह रहे हैं कि शंभू पासवान को जिताना है या इस प्रकार से चीजें होनी हैं, मैं उन्हें भी कहना चाहूंगा, आप ही वो मंत्री थे जिन्होंने गलत तरीके से विधानसभा के अंदर 150 लगभग नियुक्तियां की थी। आप ही वो मंत्री थे जिन्होंने अपने बेटे को एई के पद पर बैकडोर से एंट्री से नौकरी लगाई थी। क्या औरों के बच्चे नहीं थे? आप ही वो व्यक्ति थे जो कहते हैं कि उत्तराखंड की ये संस्कृति नहीं है कि कोई किसी को गाली दे, कोई किसी को इस प्रकार से अभद्रता पूर्वक व्यवहार करे। तो आप ही वो आदमी थे जो खुलेआम सड़कों पर जो उत्तराखंड के आम नागरिकों को हाथ छोड़ देते हैं। क्या ये उत्तराखंड की सभ्यता है? दूसरी बात ये मैं कहूंगा कि आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं कि आपके अपने विभाग का मामला है और उस विभाग के मामले में आप ये देखिए, मैं ये लेटर बताऊंगा। ये लेटर है 29 जून 2024 और ये लेटर है आपके विभाग का, और आपके विभाग में ही आपकी बेटी एक कर्मचारी, एक अधिकारी हैं, और उसके प्रमोशन के लिए जो सारी हदें पार की गई प्रेमचंद्र अग्रवाल जी के द्वारा, उसका ये एग्जाम्पल है। ये लेटर 29 जून 2024 का है और मैं उत्तराखंड की जनता को, जो मुझे सुन रहे हैं, उनको यह बताना चाहूंगा कि 29 जून 2024 को शनिवार है। 29 जून 2024 को शनिवार है, जब सचिवालय बंद रहता है। और यह लेटर 29 जून 2024 को जो निकला है, यह सचिवालय से निकला है
और इसमें अमूमन चाहे वर्किंग डे भी हो तो सचिवालय 6 बजे के बाद बंद हो जाता है। पर क्या इसमें क्या देखा गया कि 29/6/2024 को 6:43 पर शाम को डिजिटल सिग्नेचर हुए हैं सी रविशंकर अपर सचिव के। ये विज्ञप्ति पदोन्नति के लिए निकली। ये 6:45 रात को इस पर डिजिटल सिग्नेचर हुए। और जब डिजिटल सिग्नेचर हुए तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो लेटर फिर आपके कृष्ण कुमार शुक्ल जो उप सचिव है उनके पास आया। उन्होंने तमाम विभागों को मार्क किया, संबंधित उसमें लोक सेवा आयोग भी है, उसमें आपका महालेखाकार उत्तराखंड ये भी है, और तमाम जिन लोगों को ये मार्क होना था उनको किया। और उन्होंने ठीक 1 मिनट बाद 1.5 मिनट बाद 6:44 पे ये डिजिटल साइन करे और ये सचिवालय से हुए। अब सबसे बड़ी बात है कि जब शनिवार को सचिवालय बंद रहता है तो केवल ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि इसके लिए सचिवालय रात को शनिवार के दिन छुट्टी के दिन खुला और 6 बजे के बाद लगभग 7 बजे ये सिग्नेचर हुए। चलो ये भी मान लेते हैं, ये भी कर दिया। पर जब ये सिग्नेचर हुए तो इन्होंने एक प्रतिलिपि आयोग को भेजी कि इसमें हमें स्वीकृति दे दो, इस प्रकार से चीजें हैं। जब लोक सेवा आयोग को ये चीज भेजी गई तो ये लेटर लोक सेवा आयोग का है और ये लेटर भी 29 जून 2024 का है। और इस लेटर में लोक सेवा आयोग लिखता है कि दिनांक 29 जून 2024 को अपराह्न 12:30 बजे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में चयन समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसका विवरण निम्नलिखित है। आयोग कह रहा कि हमने दिन में 12:30 बजे के बाद एक बैठक करी और उसमें यह तय कर दिया कि ये प्रमोशन होने हैं। अरे लोक सेवा आयोग वालों, जब सचिवालय में शाम को डिजिटल सिग्नेचर से 6:45 बजे जब सिग्नेचर हो रहा है, वहां से लेटर चलकर आपके पास आएगा, तो आपने 12:30 बजे ये कैसा कर दिया? क्या मंत्री जी की सांठगांठ आयोग के अंदर तक बैठी है? क्या इसीलिए सीबीआई जांच नहीं हो रही है कि जब सीबीआई जांच होगी ऐसे मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों और विधायकों का भंडाफोड़ होगा? लोक सेवा आयोग ने किस स्थिति में ये लेटर लिखा कि 12:30 बजे ये चीजें हुई है, जबकि सचिवालय से शाम को 6:45 बजे ये लेटर निकला है। उसके बाद देखिए मामला यहीं नहीं रुकता है। फिर कार्यग्रहण प्रमाण पत्र है कार्यालय आयुक्त कर उत्तराखंड का, क्योंकि उस दिन ज्वाइनिंग भी करनी थी। ये उनका लेटर है कार्यालय आयुक्त कर उत्तराखंड देहरादून का कार्यभार प्रमाण पत्र, मतलब नियुक्ति पर जब जहां नियुक्ति करनी थी। ये लेटर भी 29 जून 2024 का है। आप देखिए एक लेटर निकलता है 29 जून 2024 को, जब शनिवार होता है, जब सचिवालय बंद होता है। अब पता नहीं कैसे निकल जाता है। वही लेटर उसी दिन मार्क होने आयोग जाता है। जब 6:45 बजे सचिवालय में मार्क होता है तो तकरीबन मुझे लगता है कि 8:30-9 बजे तकरीबन वो आयोग से भी स्वीकृति मिलती होगी। और उसके बाद ज्वाइनिंग भी उसी दिन होती है, तो लगभग 10 से 11 बजे रात वो ज्वाइनिंग होती होगी। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रेमचंद अग्रवाल जी के विभाग का मामला है, और मामला इसलिए गंभीर हो जाता है कि उनकी बिटिया का मामला है, क्योंकि उनकी बिटिया जो ये प्रमोशन करे हैं 13-14, इनमें उनकी बिटिया भी है। और ये इसलिए किए गए कि 29 तारीख को शनिवार था, 29 को करना जरूरी था, क्योंकि 30 को संडे था, 30 को नहीं हो सकता था। और फिर 1 जुलाई को नया सत्र स्टार्ट होना था। अगर 1 जुलाई को इनका करते, वैसे कायदे से 1 जुलाई को होना चाहिए था, पर अगर 1 जुलाई को करते तो ये जूनियर कहलाते, ये सीनियर नहीं कहलाते जो सीधी भर्ती से आ रहे थे। इतना बड़ा खेल आप अपने पुत्र मोह पुत्री मोह में कर दे रहे हो। महेंद्र भट्ट जी प्रेमचंद अग्रवाल जी के लड़के के साथ शेयर लगाकर वहां इतना बड़ा वो राजस्व भूमि के 200 गज कब्जा करके वहां पर कुछ हरे पेड़ काट करके रिजॉर्ट बना रहे हैं। और तुम मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम ये कहते हो जनता को कि किसे वोट देना है, किसे नहीं देना है। क्या आज जनता ये नहीं समझ रही है कि जिन लोगों ने हमारे मेहनत की कमाई, जिन लोगों ने हमारा खून चूस कर अपने आप को इतने ऊपर स्थापित किया है,
आज जनता को ये समझने की जरूरत है कि ये लोग मंचों पर आकर केवल और केवल जनता को गुमराह करती है। और वो जनता ये नहीं है कि कोई नहीं, वो उत्तराखंड की आम जनमानस है। इससे प्रभावित हर एक परिवार है। वो परिवार पर्वतीय मूल का हो, वो परिवार मैदानी मूल का हो, वो परिवार किसान हो, वो परिवार नौकरी वाले हो, या वो परिवार हमारे कोई व्यवसायी भाई हो, ये सबको प्रभावित कर रहे हैं। इन लोगों ने राजनीति का व्यवसायीकरण कर दिया है। ये लोग राजनीति को व्यवसाय समझ बैठे हैं। अगर अब भी जनता जवाब नहीं देगी तो मैं समझता हूं कि ये राज्य हमारे हाथ नहीं आने वाला। ये राज्य गलत दिशा में जा रहा है और बहुत जल्दी, बहुत तेजी से ये और गलत दिशा में जाने वाला है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा ऋषिकेश की देवतुल्य जनता से कि ये पार्टी, दल, ये नेता सब कुछ दरकिनार करके अस्तित्व की लड़ाई ये ऋषिकेश की है, अस्मिता की लड़ाई ये ऋषिकेश की है। क्या जिस प्रकार से अपने बेटे की नौकरी लगाते हैं, बैकडोर एंट्री से एई बना देते हैं, जिस प्रकार से अपने बेटी का प्रमोशन छुट्टी के दिन करवा देते हैं, जिस तरीके से अपने बेटे के साथ महेंद्र भट्ट जी का शेयर लगाकर उसको व्यवसाय को खड़ा करते हैं, जिस प्रकार से धामी जी किस प्रकार से बाबा केदार की सौगंध खाते हैं कि मैं सीबीआई जांच कराऊंगा भर्ती घोटालों की, तो क्यों सीबीआई जांच नहीं होती है? ये आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस बात को आपको जानना पड़ेगा। और अगर नहीं संभले तो हमारे जो माँ बाप हैं, हमारे जो अभिभावक हैं, उन्होंने तो भुगता, आपके बच्चे, हम लोग भी भुगत रहे हैं। और अगर नहीं संभले तो हमारे बच्चे भी भुगतेंगे। ये सीधी लड़ाई है, ये केवल चुनाव की लड़ाई नहीं है। ये अस्तित्व की लड़ाई है, अस्मिता की लड़ाई है, स्वाभिमान की लड़ाई है। इस लड़ाई को मजबूत हर एक व्यक्ति को करना है। और अगर नहीं कर पाए तो निश्चित तौर पर 6-7-8 वर्षों से बॉबी परमार संघर्ष कर रहा है, 5-7 वर्ष और कर लेगा। ऐसे ही और युवा संघर्ष करते रहेंगे कुछ सालों तक, फिर थक कर घर बैठ जाएंगे, तब कुछ नहीं होने वाला। तो साथियों, ये आज मैंने जो ऋषिकेश की घटना जो देखी, जो मैंने वहां पे कुछ मीडिया चैनल के माध्यम से धामी जी का वक्तव्य सुना था, प्रेमचंद अग्रवाल का वक्तव्य सुना था, महेंद्र भट्ट जी का वक्तव्य सुना था, तो उनके वक्तव्य सुनकर मेरे अंदर ये ज्वाला पैदा हुई और ये सच्चाई आप लोगों को दिखाना जरूरी था। इसलिए आपने पेज से लाइव आकर आप लोगों के माध्यम से ये बात रखनी चाहिए। और मैं चाहता हूं कि ये समाज के हर एक वर्ग तक ये बात जाए, हर एक व्यक्ति तक ये बात जाए। आप इस बात को आगे पहुंचाने में अपना अहम योगदान निभाएं। और ये लड़ाई जारी है। हम भी लगातार प्रदेश के अनेकों नगर पंचायतों, अनेकों नगर पालिकाओं में या ऋषिकेश जैसी मेयर सीट पर हम लगातार अपनी नज़र बनाए हुए हैं। लगातार प्रदेश के अंदर जो निर्दलीय प्रत्याशी, जो अच्छे लोग समाज के बीच सारे, उनको समर्थन कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर हमारा कल का आखिरी जो कार्यक्रम है मुंशियारी में है, और उसके बाद हम आएंगे और ये जो हमने संघर्ष का जो झंडा बुलंद किया हुआ है, इस झंडे को नहीं झुकने देंगे। बस आप लोगों का साथ और आप लोगों का सहयोग और प्यार मिलता रहे। तो मैं चाहता हूं कि इस पर गौर करने की जरूरत है और यहाँ की जनता जरूर गौर करेगी और ये देखेगी कि 25 वर्षों में हमने भाजपा और कांग्रेस को बराबर मौका दिया है, पर भाजपा और कांग्रेस ने बदले में हमें क्या दिया है, ये आपको समझना पड़ेगा। और अगर उस पर आपने विचार कर लिया, मनन कर लिया, मंथन कर लिया, तो ये आपको समझ आ जाएगा कि ये लोग राज्य को नहीं चला रहे हैं, ये राज्य को लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं, इस राज्य को खोखला कर रहे हैं। तो मेरा सबसे निवेदन है कि ऋषिकेश जैसी जगह पर तमाम उत्तराखंडी मूल के ऐसे नेता, जिन्हें उत्तराखंड की जनता ने अपने सर आंखों पर बिठाया था, उन्हें ला लाकर लोभ प्रलोभन दिए जा रहे हैं, उन्हें ला लाकर लालच दिया जा रहा है कि ये सब तुम्हारे साथ हैं। ऐसा करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी जरूर, मैंने जैसा पहले कहा कि ऋषिकेश के अंदर एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को स्थापित करें। और ये तमाम जो बातें हुई है, इन बातों पर जरूर गौर कीजिए कि जब उनके लिए अलग कानून हो जाता है, उनके लिए अलग नियमावली हो जाती है, तो हमारे लिए क्यों ये नियमावली नहीं होती है, ये कानून नहीं होता है। तो साथियों, अभी के लिए इतना ही, और समय समय पर आप सबसे रूबरू होते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।